अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है। पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। शहरी विधायक प्रमोद विज के पास पहुंचे हैं। विधानसभा में पानीपत का मुद्दा गूंजा। अच्छी बात है कि पानीपत की आवाज़ किसी विधायक ने उठाई। क्या मुद्दे थे आप लोगों ने सुने वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिसको जानने के लिए हम विधायक साहब के पास पहुँचे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। हालांकि इस बार थोड़े से अग्रेसिव भी हुए थे प्रमोद विज साहब। ज़्यादातर अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन क्यों अग्रेसिव हुए इसके बारे में बातचीत करते हैं। विज साहब, पहले तो धन्यवाद कि आपने पानीपत की आवाज़ उठाई। बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका जी। इस पर ये अग्रेसिव हुए, पूरा हरियाणा आपको देख रहा था। बलराज कुंडू के साथ बहसबाजी चल रही थी, शायद किसानों के मुद्दे पर। किसानों के मुद्दे पर भी अच्छी बात है कि बहस होनी चाहिए, क्योंकि किसान काफ़ी समय से वहाँ बैठे। वो बहस क्यों हो रही थी आपकी? कुलवंत जी, ऐसे है कि कुंडू जी किसानों के बारे में लगातार बात कर रहे थे। उचित है, कोई बात नहीं। किसान हमारे अन्नदाता है, कौन नहीं जानता। और किसान तो उन परिस्थितियों में काम करते हैं, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, उनको फिर भी खेत में जाके काम करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में हम लोग कई बार बहुत सर्दी हो तो रजाई में बैठे होते हैं। तो किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी मेहनत का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि समाज के जो बाकी वर्ग हैं वो कुछ नहीं करते हैं। अगर उद्योग है तो मुझे लगता है कि किसानों के बाद अगर सबसे बड़ा रोज़गार है तो वो उद्योगपति, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोज़गार देते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पानीपत के अंदर इस किसान आंदोलन में जब बॉर्डर बंद हुए पड़े हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है दिल्ली, पानीपत में व्यापारियों ने आना बंद कर दिया। जो परचेज़ करने के लिए व्यापारी आते हैं, और साथ ही साथ रास्ते क्योंकि बंद है। पहले तो कोविड के दौरान व्यापारियों का बिजनेस बहुत ख़राब रहा, फैक्ट्रियाँ लॉकडाउन में भी बंद रही, वैसे भी लेबर चली गई थी, बहुत नुकसान हुआ है व्यापारियों का पानीपत के। और अब जब सीज़न का टाइम था, पानीपत की एक इंडस्ट्री ऐसी है, ब्लैंकेट इंडस्ट्री, जो अब ये देखिए चाइना से हज़ारों कंटेनर साल के आते थे, इंपोर्ट करना पड़ता था, फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होता था, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती थी। पानीपत के व्यापारी और उद्योगपतियों ने मेहनत करके ब्लैंकेट की इंडस्ट्री को चाइना से पानीपत में ले आए और मैन्युफैक्चरिंग में लेके आए, जिससे रोज़गार पैदा हुए, लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं। लेकिन इन्होंने जब रास्ते बंद कर दिए तो उसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ, फैक्ट्रियाँ बंद होनी शुरू होगी, लेबर फिर खाली होनी शुरू होगी, व्यापारी आता नहीं था। सीजन का टाइम है, जो ब्लैंकेट इंडस्ट्री है पानीपत की, उसका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने टॉप सीजन है। और इन दिनों उनको अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ी। उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ब्याज उनके ऊपर पड़ रहे हैं, लोन लेके फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। तो मेरी ये चिंता थी, यही मैं कुंडू साहब को समझाने की कोशिश कर रहा था। आप किसानों की चिंता करिए, हम भी आपके साथ चिंता कर रहे हैं उनके मसला कोई ना कोई सरकार हल करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी वर्ग को आप इतना नुकसान पहुँचा देंगे कि उनकी नुकसान पे नुकसान होता रहे, ये मैं उनको बताना चाहता था। लेकिन किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, बाहर तो ज़्यादा बोलते रहे, किसानों के साथ हैं। एक बात जरूर देखने होगा कि हुड्डा साहब विधानसभा के अंदर कोई ऐसी बात किसानों के प्रति देखी, क्या मतलब ये इसमें क्या क्या मानते हैं? ये राजनीति, किसानों पे राजनीति हो रही है इस टाइम। आप देख लीजिए किसान कितने बैठे हुए वहाँ पे। हम ये नहीं कह रहे कि इसका मसला सॉल्व हो गया या नहीं होना चाहिए। सरकार, मोदी सरकार जो है चिंतित है इस बात के लिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे कृषि मंत्री चिंतित हैं और बातचीत करने का बार बार उनको न्योता दिया। अब वो टेबल पे नहीं आते हैं, फिर कहते हैं काला कानून। जब सरकार पूछती है इसमें काला क्या है ये बताओ, तो वो कोई बता नहीं पाता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने बार बार कहा कि मैं मिनिमम सेल प्राइस तो दूंगा ही दूंगा, गारंटी है इस बात की। तो और क्या चाहते हैं? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ इस बात को उछाल रहे हैं और इसको पॉलिटिकल कर दिया गया है। अदरवाइज़ किसानों के इतना बड़ा मसला नहीं था जो आपसी बातचीत से हल ना हो सकता।
कैसे सुलझेगा मुद्दा? आप कितने दिन बजट भी चला, बजट सत्र चला, तो आप सीएम साहब से भी मिले हैं, वहाँ प्रधान जी से भी मिले हैं, तो कैसे सुलझेगा ये मुद्दा? देखिए, ये मुद्दा जो है केंद्र सरकार का है, पूरे ऑल इंडिया लेवल का मुद्दा है, ये सिर्फ हरियाणा का मुद्दा तो है नहीं है। तो निश्चित तौर पे पार्टी जो अपनी विचारधारा से जो बिल लाए हैं और उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा, लेकिन हल तभी निकलेगा जब दोनों पक्ष टेबल पे आके बैठे। सरकार बैठने को तैयार है, हर टाइम नहीं होता उनको दे रही है, बैठो आगे बातचीत करो, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसको पॉलिटिक्स करनी छोड़ें, इसके ऊपर किसानों का अगर भला चाहते हैं तो बैठ के जो भी कमेटी बनाए, सरकार के साथ पूरी डिस्कशन करें और हल निकल आएगा इसका। सीएलयू में ढील देने का मुद्दा भी आपने उठाया, बड़ी अच्छी बात थी, किसी ने उद्योगपतियों की सुध ली, उसमें क्या प्रश्न था आपका और दुष्यंत चौटाला ने क्या आश्वासन दिया? कुलवंत जी, आप तो सारा पानीपत मेरे से भी बेहतर जानते हैं, आप सारा दिन आप लोगों के बीच में रहते हैं, जगह जगह आप जाते हैं। हुड्डा जो डेवलपमेंट हुआ डिपार्टमेंट, ये 1977 में हुआ, और जो HSIDC की फॉर्मेशन हुई थी 1967 में हुई थी, हरियाणा बनने के बाद। लेकिन अगर आप काबड़ी रोड का इलाका देखें आप, तो ये फैक्ट्रियाँ यहाँ 1955 से लगनी शुरू हो गई थी। ये इंडस्ट्री एरिया की एक तरह से ओल्ड इंडस्ट्री एरिया की एक्सटेंशन है। अब जब वहाँ फैक्ट्रियाँ लग गई तब ऐसे कोई कानून होते नहीं थे, और चिंता मेरी इस बात की है कि पानीपत के अंदर कोई भी नया सेक्टर इंडस्ट्रियल आ ही नहीं रहा, सरकार जगह खरीद ही नहीं रही है। अब आप देखिए, किसी घर में 4 भाई हैं, बिजनेस बढ़ जाता है, 4 भाइयों में बंटवारा हो जाता है, एक भाई फैक्ट्री लेता है, बाकी 3 भाइयों ने वही काम तो करना है, तो उसको नई फैक्ट्री लगानी है कहीं, उसके लिए जगह नहीं मिलती उसको। तो जो भी जगह उससे आसपास खेतों में मिलती है वो अनऑथराइज फैक्ट्री बनाते हैं। इसी तरह ये कॉलोनियाँ डेवलप हुई। मैंने माननीय मंत्री जी को और मुख्यमंत्री को प्रार्थना की है कि जिस तरह से आपने कॉलोनियाँ, रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ रेगुलराइज की हैं, उसमें कोई बाइलास की बात नहीं है, रेगुलराइज कर दी जो बन चुकी थी। इसी तरह से ये जो इंडस्ट्रियल कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, इसको आप रेगुलराइज कर दीजिए, बाइलास में छूट दीजिए। CLU की जो मापदंड है वो ये फैक्ट्रियाँ पूरी कर ही नहीं सकती, ना कर रही हैं, कर भी नहीं सकती। अगर आप इन फैक्ट्रियों को तोड़ने में जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा इशू आया हुआ है हमारे पास। तो मैंने उनसे प्रार्थना की है कि कानून में ढील दी जाए, जो फैक्ट्री जैसी है उसको कॉलोनियों की तर्ज पे ही, रेजिडेंशियल कॉलोनियों की तरह इसको रेगुलराइज कर दिया जाए। तो मुझे उसका उन्होंने जवाब भी दिया कि इसकी कुछ ना कुछ रचना की जा रही है, बहुत जल्दी कोई ना कोई इसका हल निकाला जाएगा। तो यहाँ मैंने उनको एक बात और रिक्वेस्ट की, माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, दुष्यंत चौटाला जी को, कि जब तक आप योजना लेके आ रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि नगर निगम, कुछ फैक्ट्रियाँ नगर निगम क्षेत्र में हैं और कुछ फैक्ट्रियाँ कंट्रोल एरिया में हैं जो DTP देखते हैं, तो दोनों डिपार्टमेंट फिलहाल जब तक आप स्कीम नहीं ला रहे हैं या तैयारी हो रही है उसकी, किसी फैक्ट्री को नोटिस ना दिया जाए, किसी फैक्ट्री को गिराया ना जाए। तो ये उन्होंने मुझे वायदा किया है फ्लोर के ऊपर। अच्छी बात ये रहेगी, ये तो उद्योगपतियों के लिए अच्छी बात। हाँ, नेचुरली कुछ हल निकलेगा, जो हल निकलेगा हमें मान्य है, सरकार चिंतित है, सरकार अच्छा हल निकाल के देगी। इसके अलावा कौन से और सवाल थे जो आपने विधानसभा में रखे? देखिए, मैंने क्वेश्चन एक और रखा था, लेकिन क्वेश्चन ड्रा से निकलता है और वो ड्रा में नहीं आया। वो क्वेश्चन था कि आज से एक सीज़न पहले, पिछले सेशन में पानीपत से कुछ बच्चे गुम हुए थे, मैंने ये विषय उठाया था, और मुझे फ्लोर के ऊपर माननीय गृह मंत्री हमारे अनिल विज जी ने, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि मैं इसकी CBI की जांच करवा देता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि उस जांच का क्या हुआ। तो इसका एक प्रोसीजर है। तो मुझे मालूम पड़ा, SP साहब को मैंने कांटेक्ट किया, जब मेरा क्वेश्चन नहीं लगा तो जानकारी तो मुझे लेनी है उसकी। तो उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सेंटर को CBI जाँच के लिए लिख दिया है। तो वो प्रोसीजर शुरू हो गया है। अब आगे क्या करना है वो पता करेंगे, किस तरह जल्दी से जल्दी इसकी जांच हो। लेकिन सरकार ने निर्णय दे दिया कि इसकी फॉर्म करी जाए कमेटी। सब इसके अलावा पानीपत के बारे में भी असंध रोड जो है, बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है असंध रोड पर, अच्छी बात है ये। गोहाना रोड पर भी आप कह रहे हैं काम शुरू होने वाला है। और इसके अलावा पानीपत, आपके रहते हुए पानीपत कहाँ तक विकास कर पाएगा कि आप जब विधायक ना रहें तो लोग कहेंगे जी प्रमोद भी साहब ने ये काम करो? मैं अपना विजन देता हूँ और इन सब कामों की मैं कोशिश कर रहा हूँ और लगातार प्रोसेस में है। किन्हीं की तो फिजिबिलिटी रिपोर्टें जा चुकी हैं, किसी की DPR भी बन चुकी है। सारा एक लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले कोई भी आपको प्रोजेक्ट करना तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मस्ट है कि वहाँ काम ये पॉसिबल है भी या नहीं है। जैसे मैंने जाटर रोड का अंडरपास बोला तो उसकी फिजिबिलिटी नेगेटिव आई, नहीं बन सकता वहाँ। इसी तरह से अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद हमारे को DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि काम कितने का है, फिर सरकार उसका काम शुरू करती है। जो मेरे मुख्य काम है, जैसे आपने बताया कि
पब्लिक को भी पता ही है कि असंध रोड का काम शुरू हो चुका है 4 लेन का। इसके साथ ही गोहाना रोड का 4 लेन का टेंडर लग चुका था और इसका वर्क ऑर्डर भी इशू हो चुका है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मार्च आखिर आते आते हम उसका उद्घाटन कर देंगे, रोड बननी शुरू हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मेरा टारगेट है कि सनोली रोड जो है इसको संजय चौक से लेके कुराड़ तक, ये 11 किलोमीटर है। आज ये सड़क जो है नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी है, तो उन्हें इसका अप्लाई कर दिया क्योंकि नया हाईवे संजय गांधी आई हॉस्पिटल से आ रहा है जो कुराड़ जा रहा है, वो हाईवे बन रहा है अगर आपने देखा हो। तो ये सड़क वहीं जाके मिलेगी, इसको 4 लेन कर दिया जाए और नेशनल हाईवे इस रोड को B&R को ट्रांसफ़र कर दे। और इसका हमने DPR भी बनवा दिया है, 72 करोड़ का DPR बना है इसका 4 लेन का 11 किलोमीटर का। तो मुझे उम्मीद है कि इस काम में 2-2.5 महीने ज़रूर लगेंगे। डिपार्टमेंटल काम है, नेशनल हाईवे इन्वॉल्व है, B&R इन्वॉल्व है, तो ये काम 2-2.5 महीने में कर पाएंगे। तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर मेरा टारगेट ये है कि सनोली रोड का भी टेंडर लग के इसका काम शुरू हो जाए। चुनाव से पहले मैंने वायदा किया था कि पानीपत में सभी एंट्रेंस एक सुंदर एंट्रेंस होनी चाहिए, अपने घर में घुसे तो हमें अच्छा लगे। तो गोहाना रोड चल रहा है काम, सनोली रोड असंध रोड काम चल रहा है, गोहाना रोड का शुरू होने जा रहा है, इसके बाद सनोली रोड कर देंगे। GT रोड ऑलरेडी काम चल रहा है, तो पांचों तरफ से जो एरियाज एंट्री है पानीपत की वहाँ ये काम हो जाएगा। इसके अलावा जो बड़े काम है उसमें हाली पार्क को कंप्लीट करना। इतना मैस में था जब मैंने इसका देखना शुरू किया, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से हम इसको उम्मीद करते हैं कि अगले 4 से 5 महीने में हाली पार्क लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैक्सिमम टाइम 6 महीने लग सकते हैं इसके अंदर। दूसरा है कि ओल्ड इंडस्ट्री एरिया में एक 31 करोड़ के लगभग की घोषणा CM साहब ने की थी। पैसा ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अगर रोड्स की हालत देखें वहाँ ठेकेदार काम ठीक नहीं कर रहा, कभी करता है, कभी भाग जाता है, कभी बंद कर देता है। तो मैं कल अनुराग जी को मिला था परसों, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि या तो उसको बुला के टाइट किया जाए कि इसका काम सुचारू रूप से बना दे वो, और नहीं करता तो उसका टेंडर कैंसिल करिए, अब नया टेंडर लगा दीजिए, क्योंकि लोग वहाँ के बहुत परेशान हैं और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि शहर के बीचों बीच में इंडस्ट्री एरिया और ठीक नहीं चल रहा। इसके साथ ही हमें ओल्ड इंडस्ट्री एरिया से एक फ्लाईओवर उठाना है, इसकी DPR बन चुकी है, फिजिबिलिटी रोड पहले आ गई थी। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को मिला था, आपने पिछले दिनों देखा होगा। उनको मैंने 3 काम दिए हैं और उन्होंने इमीडिएटली डिपार्टमेंट को नीचे लिख दिया। डिपार्टमेंट ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दी है और इसकी DPR बनाने का काम शुरू हो चुका है। एक तो पुल है ओल्ड इंडस्ट्री एरिया से GT रोड जाएगा जो, ताकि आप ये सचिवालय से सेक्रेटेरिएट से आप हाली पार्क 1 मिनट में पहुंच जाओगे। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसके साथ ही जो नहर है, अगर आप देखें जो असंध रोड का नाका है, यहाँ बहुत ट्रैफिक रहने लग गया। हाईवे का जो रिफाइनरी हाईवे है बहुत ट्रैफिक है इसके ऊपर, तो मैंने प्रार्थना की नहर के पैरेलल एक और पुल बना दिया जाए इससे, ताकि नीचे से ट्रैफिक निकलता जाए। तीसरा, मैंने गोहाना रोड क्योंकि 4 लेन हो रहा है, अब शुरू होने जा रहा है इस हफ्ते पे, तो उसका पुल 2 लेन का है, तो उसको 4 लेन करने का वो भी फिजिबल है, वहाँ जगह है, उसकी रिपोर्ट जा चुकी है। तो तीनों ये जो पुल है माननीय उप मुख्यमंत्री ने मुझे हाँ भर दिया है। DPR तैयार होकर जैसे ही जाएगी, मैं समझता हूँ कि 5 से 6 महीने में इसके टेंडर लग के इसका काम शुरू हो जाना चाहिए। इस शहर में एक और बहुत बड़ा काम है, वो ये है कि पानीपत का पुराना शहर जो है, इसमें पानी की पाइपलाइन गल चुकी है। इसमें सीवर की पाइपलाइन बहुत छोटी, यहाँ से 50 साल पहले डली, तो इसकी भी हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई पहले और इसकी DPR बनी, जो तकरीबन 62 करोड़ की बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया गया है, डिपार्टमेंट उनके पास है, तो बहुत जल्दी उसकी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाए। इसी तरह से हमारे लेखा जी, गौरव लेखा जी हमारे मित्र हैं, आप जानते हैं उनको, उन्होंने एक बार एक सुझाव दिया, बहुत अपील किया। अब हमारा बस स्टैंड बाहर जा रहा है, और जब बस स्टैंड जाएगा बाहर तो कई कॉलोनियाँ दूर पड़ेंगी वहाँ से, बहुत पानीपत की, रात को आने जाने में दिक्कत है। तो उन्होंने एक प्रपोजल दी थी और मैंने उसको स्टडी करवाया, उसकी ड्राइंगें बनवा रहे हैं हम, और वो बहुत जल्दी हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि पानीपत के अंदर एलिवेटेड बस स्टॉप बनाया जाए बस स्टैंड के सामने। इसकी फिजिबिलिटी तो है, DPR कितने की बनती है, क्योंकि इसमें नेशनल हाईवे इन्वॉल्व है। नेशनल हाईवे B&R और हरियाणा सरकार मिल के इस काम को कैसे सिरे चढ़ेगा, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इस काम को करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि पानीपत के लोगों को सुविधा हो जाए रात को आने जाने की। इसके साथ ही एक और सुझाव आया था,
उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक हो रही है कि क्या हम गोहाना रोड को LNT के फ्लाईओवर से जोड़ सकते हैं। अगर आपने दिल्ली में देखा हो, पंजाबी बाग में आप देखेंगे कि सड़क के बीचों बीच में से सिंगल फ्लाईओवर चढ़ता है, वन वे। तो अगर हम गोहाना रोड से फ्लाईओवर चढ़ाएं बीचों बीच में से, आजकल तो सेंट्रल पिलर पे बन जाता है पूरा फ्लाईओवर। दिल्ली में आप देख रहे हैं बन रहे हैं, टेक्निक नहीं है ये। तो अगर हम उसको LNT के फ्लाईओवर से जोड़ देंगे तो करनाल की तरफ सारा ट्रैफिक निकल जाएगा, नीचे कोई ट्रैफिक नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर हम सनौली रोड को LNT के फ्लाईओवर से जोड़ दें तो वो दिल्ली की तरफ ट्रैफिक निकल जाएगा सारा, वन वे। तो ये एक विचार आया था, सुझाव आया था, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो इसकी DPR बनवाएंगे। ये चीज़ें हो जाती हैं तो नेचुरल बात है कि शहर में जाम नहीं रहेगा। पूरी कोशिश करेंगे, और भी बहुत सारे काम करने वाले हैं, लेकिन वो काम निगम की है। मैं पार्षदों और निगम मेयर साहिबा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपने काम में तेज़ी पकड़िए। अब लाइटें आए हुए 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए, अब तक लाइटें लग जानी चाहिए थी। ये काम निगम का है, उनको ये काम देखना चाहिए था कि सुचारू रूप से ये टेंडर होके जिसको भी काम देना है करवाते। लेकिन मुझे पता चला कि अब लाइटें लगनी शुरू हो गई हैं और बहुत जल्दी वो काम भी हो जाएगा। इसी तरह मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि डायरीज बाहर लेके जाइए, इससे हमारे सीवर सिस्टम में बहुत गलत असर पड़ रहा है। एक हमारी स्कीम है वार्ड नंबर 11 में 63 नंबर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, हाउस ने पास भी कर दिया उसको। बहुत जल्दी हम 600-700 फ्लैट बनाने जा रहे हैं, इसकी योजना बना के दे दी है। इसी तरह से सनौली रोड के ऊपर नीचे तो होगी मार्केट और ऊपर रैन बसेरा, तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल हम तैयार कर देंगे। उसका टेंडर लगाने को मैंने बोल दिया है। और इसके साथ ही SD विद्या मंदिर स्कूल के सामने ऑडिटोरियम आ रहा है 60 करोड़ का, CM अनाउंसमेंट है, पैसा आ चुका है उसका, और उसके नक्शे भी पास हो चुके हैं। वहाँ एक लाइब्रेरी भी बीच में आएगी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि टेंडर अगले 1-1.5 महीने में टेंडर लग जाएगा और ये काम भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह मन में बहुत सारे ख्याल हैं। जो पुरानी सब्जी मंडी है वहाँ मल्टी स्टोरी इंडोर स्टेडियम लाना चाहता हूँ मैं, और ला के दिखाएंगे। समय लगेगा, कोई बात नहीं, हर काम एक साल में नहीं हो जाता है। काम शुरू करेंगे, कुछ काम इस साल हो जाएंगे, कुछ अगले साल होंगे। इंडोर स्टेडियम का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जब बैडमिंटन के कोर्ट्स उसमें बन जाएंगे, टेबल टेनिस के उसमें लग जाएंगे, रेसलिंग का उसमें बन जाएगा, बॉक्सिंग का उसके अंदर बन जाएगा, कई गेमें अंदर हो जाएंगी और प्रॉपर जगह हो। ये काम अच्छे हैं, आप करवा रहे हैं, टाइम लगता है, आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, जब तक आपका नगर निगम नहीं सुधरेगा, मेरे ख्याल में आम पब्लिक भी सोचती है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार का अड्डा है, जितने मर्जी काम कर लिए, जब तक आपका नगर निगम नहीं सुधरेगा, और वो सुधरेगा कैसे, ये आप मेरे से बेहतर आप जानते हैं। मैं बताता हूँ। इस समय तो शहर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे निगम में नज़र आ रही है, सरकार ने एक योजना बनाई कि लोगों की प्रॉपर्टी सेफ हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीना रजिस्ट्रियाँ बंद करके ऐसा सिस्टम दिया है जो परफेक्ट है, ताकि लोगों की जो जगह है उन्हीं की रहे। लेकिन उसमें एक ID चाहिए आपको हर प्रॉपर्टी की, और मुझे पता चला है कि लोग ID बनवाने में बहुत परेशान हो रहे हैं, लाइनें लगी रहती हैं, कई महीने तक उनकी ID नहीं बन पा रही। अब कोई व्यापारी आदमी है, कोई दुकान पे नौकरी काम करता है, फैक्ट्री में नौकरी करता है, वो निगम में ID बनाने के लिए कितनी बार जाएगा? नौकरी छोड़ता है तो उसकी दिहाड़ी जाती है वहाँ से, इधर ID बनती नहीं है। तो आज मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग की है मैंने। आज मेरी 1-1.5 घंटे की मीटिंग हुई है और मैंने उनको ये विषय दिया है कि इसको आप ठीक करिए। कैसे करना है आप जानते हैं इसको। ये जो करप्शन है ये भी ख़त्म करनी है, और किसी की फाइल आई है उसको 3-4 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। उसमें कमी है तो तुरंत बताइए उसको। ये थोड़े कि आप फाइल 1 महीना दबा के रखे एम्प्लॉय जो हैं और महीने बाद के तेरे ये कमी है, ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कमिश्नर इज़ ए वेरी नाइस मैन, वेरी इफेक्टिवली वो काम करेंगे और लोगों की समस्या हल करने की कोशिश करेंगे। अभी जो पिछली मीटिंग में आप थे, नगर निगम की मीटिंग, जो हाउस की मीटिंग है, उसमें दलालों का जो मुद्दा उठा था, इमीडिएट आपने कहा था कि इन दलालों के खिलाफ जो है FIR दर्ज होनी चाहिए। हुई है FIR दर्ज? कहाँ तक? मैंने पता नहीं किया, मैं इन दिनों सेशन में रहा बहुत दिन, और ये निर्णय उस दिन हुआ था कि जो लोकेश जी ने जिसके फ़ोटोग्राफ दिखाए हैं, जो दलाल नाम भी उन्होंने शायद बताए थे या नहीं बताए थे, मुझे मालूम, नाम नहीं मालूम, FIR डेफिनेटली होनी चाहिए। लोग तंग बहुत हैं इनसे, और दलालों पे लोग जाते इसलिए हैं कुलवंत जी, जब उनको 15-20 दिन चक्कर लगाते हो जाते, काम नहीं होता, तब वो इस उलझन में पड़ते हैं। तो निगम की भी ये जिम्मेवारी है कि लोगों को ठीक तरह जवाब दें, 3 से 4 दिन में उनकी ID बना के दें, ताकि लोग दलालों के चक्कर में ना पड़े।
लेकिन जो दलालों का निर्णय हुआ था, मैं कमिश्नर साहब ने याद दिला दिया, मैं कमिश्नर साहब से जरूर रात को बात करूंगा कि जो FIR होनी है जरूर करवाइए। सब ये सुनने में आ रहा है जिस दिन ये मामला हो उसी रात एक 30 दलालों की जो लिस्ट है वो जारी हुई थी, 30 दलालों की। उस 30 दलालों में 2-3 दलाल ऐसे हैं, अगर उनकी इंक्वायरी हो जाए उनके पास सारी लिस्ट है, किस अधिकारी के वो काम करवाता है, किस पार्षदों के काम करवाता है, किस नेताओं के काम करवाता है। शायद इसलिए FIR दर्ज नहीं हो रही। कोई बात नहीं, मैं विषय लूँगा ये मीटिंग में, कल या परसों मैं कमिश्नर साहब को दोबारा मिलूंगा। ये गंभीर विषय मैं बता दूं, आज के दिन लोग सबसे ज़्यादा करने में परेशान हैं तो IDC आपके। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आगे कुछ कार्रवाई होती नहीं। FIR दर्ज होती है, अच्छा मैसेज भी जाएगा, आप लोगों की जो छवि बरकरार है वो भी रहेगी। ये लोगों की बातें हैं, क्योंकि दलाल वहीं के वहीं खड़े हैं, काम वहीं के वहीं वैसे के वैसे हो रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली आप निश्चिंत रहिए, मैं मेयर साहब से मीटिंग करूंगा इसके बारे में, कमिश्नर से भी करूंगा, दोबारा करूंगा। आज मैं मिल के आया तो इस विषय पे मैंने तो उनको ID को स्ट्रीमलाइन करने के लिए दबाव दिया सारा, ताकि लोगों को असुविधा जो हो रही है बंद हो और अरेंजमेंट वो अपना ठीक करें। आप देखिए कमिश्नर जी एक्सपीरियंस पर्सन, वो ठीक करेगा, लेकिन जो निर्णय सदन ने लिया वो इफेक्टिवली लागू होना चाहिए। जिन पे FIR करवानी चाहिए इनको। लास्ट सवाल, अभी धर्म सिंह छोकरा मामला आपको पता है, उनके जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी बदले की भावना से ये कर रही है, चाहे वो कुंडू वाला मामला रहा हो, चाहे धर्म सिंह छोकर का मामला रहा हो, कि बीजेपी के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है उनके खिलाफ ऐसे मामले होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये डिपार्टमेंटल काम होते हैं, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है किसी तरह का। अगर कोई गलत करेगा तो गलत फंसेगा, अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया हो तो नीट एंड क्लीन निकलेंगे, इसमें से ऐसी क्या बात है। रेड्स तो होती रहती है, बिजनेसमैन के ऊपर रेड्स होती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी सरकार ना इस नीयत से काम करती है, ना कभी किया है। सुनने में ये भी आया कि एक डायरी जो है मिली है अधिकारियों को, जिसमें ये लिखा हुआ कुछ नेताओं के नाम है, कुछ अधिकारियों को, जहाँ पे उसमें उन्होंने रिश्वत दी है। ये सुनने में आया, किसी एक मीडिया में ही छपा था। ये खोज तो आप ही निकाल सकते हो और आपके माध्यम से ही हमारे को पता लगेगा, मेरे को जानकारी नहीं है इस बात की। तो बिल्कुल प्रमोद भी साहब थे। बड़ी बात इंतजार रहेगा उन दलालों के ऊपर, FIR कब होगी। अभी भी साहब कह रहे हैं कि विषय जरूर उठाऊंगा, रात को ही बात करेंगे, तो मंडे तक फिर इंतजार करते हैं। मंडे के बाद फिर बात करेंगे कि ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँची। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल,
कूलर ही कूलर। ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145